ठीक है, वॉइडेबल मतलब कैंसिलेबल। अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल सिर्फ तब होगा जब एक पार्टी उसको चाहेगी। ठीक है ना। इसमें एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को, मतलब एक्स और वाई एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं कि वो उसको स्कूटर बेच रहा है 1 लाख रुपए में। पर वाई ने, है ना, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा हो गया लेकिन ठीक है, चलो। वाई ने उसको गन अड़ाई थी और बोला था कि भैया मुझे 1 लाख में स्कूटर बेच दो, ऐसे करके। तो बना तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कैसा हो गया? वॉइडेबल। आ रहा है समझ में? ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कैंसिलेबल है ये। समझ में आ रहा है किसके ऑप्शन पे कैंसिलेबल है बेटा? ये एक्स के। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप जबरदस्ती अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? फ्री कंसेंट नहीं रहेगी। तो फ्री कंसेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा? अच्छा बेटा, फ्री कंसेंट नहीं रहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिलेबल। देखो, कैंसिलेबल का मतलब कि एक पार्टी उसको एनफोर्स कर सकती है, दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स नहीं कर सकती है। एक पार्टी उसको एनफोर्स कर सकती है, दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स नहीं कर सकती है बेटा। क्या है? क्लियर है? ठीक है ना। तो एक पार्टी के ऑप्शन पर है, दूसरे पार्टी के ऑप्शन पर ये एनफोर्सेबल नहीं है। ऑफिशियल जो है वो आपको पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? चलो, उसके बाद फिर क्या है? व्हेन डज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल? वॉइडेबल कब बन जाता है? अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बेटा? वॉइडेबल। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपने उससे जबरदस्ती कंसेंट ली, या तो फिर झूठ बोल करके, या तो फिर उसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस किया है, मेंटली इन्फ्लुएंस किया है, इन सब कारणों से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल जाता है। यानी कि अगर मान लो कि मैंने किसी को बोला कि भैया अपनी कार बेच दे मुझे, और मैं नहीं तो गोली मार दूंगा, तो मैं उसको धमकी दे रहा हूँ बेसिकली। और क्या कर रहा हूँ? उसको बोल रहा हूँ कि भैया कार अपनी बेच दो। है ना? तो ये मैंने जबरदस्ती किया उसके साथ। अब जबरदस्ती किया तो उसने हाँ तो बोल दिया। तो कानूनी इसकी लीगल इम्प्लीकेशन इसके क्या होंगे? इसके लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि भैया बन गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये वैलिड नहीं। क्यों? क्योंकि भैया उसकी मर्जी थोड़ी थी, मुझे जबरदस्ती तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया। तो ऐसे केस में क्या होता है? हम बोलते हैं कि वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब कैंसिलेबल। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। इसमें एक पार्टी को ऑप्शन मिलता है कैंसिल करने का। अच्छा, अगर मान लो कि मैंने गन पॉइंट पे मैंने जबरदस्ती की, तो इस बात को समझो कि कॉन्ट्रैक्ट बना है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और ना, अगर कुछ नहीं करोगे ना तो वो वैलिड रहेगा। इसका मतलब कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बाय डिफॉल्ट तो वैलिड है, चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, वैलिड तो वो अपने आप ही है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वर्डेबल। अच्छा, और एक ही पार्टी कैंसिल कर सकती है, कौन सी? जिसको जबरदस्ती अपन ने जिससे एक्सेप्टेंस ली वो पार्टी कैंसिल कर सकती है। क्या क्लियर है ना? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल। फेलियर टू परफॉर्म, है ना, फेलियर टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन विद इन द स्पेसिफाइड मतलब अगर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, मतलब जो भी गिवन टाइम है उसमें अगर क्या नहीं कर पाए आप, उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाए। क्लियर है? जहां टाइम एसेंस है, ठीक है, अगर वहां परफॉर्म नहीं कर पाए, ध्यान से सुनना। टाइम एसेंस एक ऐसा टॉपिक है जो अपन लोग बहुत आगे में पढ़ेंगे, है ना, चौथे यूनिट्स में, चौथे यूनिट में लगभग पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम पर ही परफॉर्म होने जरूरी होते हैं, नहीं तो फिर वो कैंसिल हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये वही बोल रहा है कि अगर टाइम एसेंस है और विद इन टाइम नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिलेबल हो जाता है। ये क्लियर है ना? तो कब कब कैंसिलेबल हो जाता है? कंसेंट फ्री नहीं है, एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, बट अब मैं नहीं चाहता कि यार ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो, तो मैं सामने वाले को फोर्स कर रहा हूँ कि वो अपना पार्ट परफॉर्म ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
मैंने कार खरीदी, मैंने बोला तुम 3 दिन बाद डिलीवर कर देना, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। अब डिलीवर वो कब करेगा? जब मैं रिसीव करूंगा ना उससे, मतलब वो डिलीवर करना ऐसे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मुझको चाबी देगा या कुछ करेगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं अभी मत करो, नहीं नहीं अभी मत करो। तो बेसिकली मैं ही प्रिवेंट कर रहा हूँ उसको। कैसे प्रिवेंट कर रहा हूँ? उसका काम करने से। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सामने वाला परफॉर्म कर रहा है, तुम उसको परफॉर्म ही करने नहीं दे रहे। फिर वो पैसे मांग रहा है तो तुम क्या कर रहे हो कि अरे तुमने परफॉर्म ही नहीं किया है अभी। कह रहा है अरे तुम ही तो नहीं करने दे रहे। यही प्रॉब्लम है। कानून क्या कहता है? अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोकेगी, तो जिस पार्टी को रोका जाएगा उसके एंड पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिलेबल। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है ना? चलो, फिर क्या है? एक्स promises to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, Y obtained X's assent at gunpoint. तो एक्स की कंसेंट अपन क्या बोलेंगे कि कैसे ऑब्टेन की गई है बेटा? पोर्शन से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। किसके एंड पे वॉइडेबल हो जाएगा ये? एक्स के एंड पे। पर वाई के एंड पे नहीं। अगर एक्स चाहे तो इसको वैलिड ट्रीट कर सकता है, वाई जो है वो बैकआउट नहीं कर सकता। एक्स बैकआउट कर सकता है, क्योंकि एक्स से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया गया है। बोलो, क्लियर है ये? भाई, तुम्हारी स्कूटर है ना, मुझे खरीदनी थी, मैंने जबरदस्ती तुमको गन दिखाई, मैंने कहा कि स्कूटर बेच दो मुझे। अब मैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छीन नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्कूटर लूट के भाग रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम मुझे अपनी स्कूटर बेचो। मतलब मैं पैसे भी दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए भी दे रहा हूँ और स्कूटर ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बस ये है कि तुमको बेचनी ही नहीं थी, पर गन देख के तुम तैयार हो गए बेचने के लिए। आ रहा है समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि मैंने ऑफर किया, तुमने एक्सेप्टेंस दी। बट जब तुमने ये एक्सेप्टेंस दी, तो तुमने अपने फ्रीडम ऑफ माइंड से नहीं दी, तुमने गन देख करके एक्सेप्टेंस दी। इस कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया? कैंसिल। क्लियर है? एक और एग्जांपल क्या है? अच्छा, इसका पूरा चैप्टर अपने लोगों को पढ़ना है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 2 lakhs। है ना? तो ए जो है वो अपनी कार बेच रहा है बी को। ड्यू डेट में ए रिफ्यूजेस टू सेल हिज कार। ए ने मना कर दिया कि नहीं बेच रहे। अब इसके बड़े सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी होगा कि अब बी भी कैंसिल कर सकता है। बी भी क्या कर सकता है बेटा? इसको कैंसिल कर सकता है। ये क्लियर है? मतलब एक मना कर रहा है तो दूसरे के पास भी मना करने का अधिकार आ जाएगा, ये वाली बात बोल रहे हैं। इन सबको डिटेल में पढ़ना है, याद रखना। क्लियर है? एग्जाम्पल से सिर्फ ये समझो कि मल्टीपल जगहों पर ये कैंसिलेबल। ठीक बात है? क्लियर है ना? चलो, ए अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी बाय 31st of March 2022, बट फेल्स टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। क्या बोल रहा है? ए जो है उसने वादा किया कि वो क्या कर सकता है, वो घर बना देगा उसके लिए। कब बना देगा? 31 मार्च तक। बट टाइम पर वो कंप्लीट नहीं कर पाया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बी के ऑप्शन पर क्या है बेटा? कैंसिलेबल। अज्यूमिंग कि भाई उसने बोला था कि 31st तक कंप्लीट होना ही है, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा। मतलब अगर टाइम एसेंस, अगर बहुत कंपलसरी था ये वाला टाइम पे परफॉर्म होना, तो फिर वो क्या होगा? देन इट विल बी कैंसिलेबल। क्लियर है? ठीक है? चलो, तो वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली क्या होता है? कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। है ना? चलो, अब देखते हैं अपन लोग वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस। देखो, बहुत सिंपल है। वॉइडेबल होता है कैंसिलेबल, और वॉइड होता है इनवैलिड। आ रहा है समझ में? देखो, एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? उसकी तो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। मतलब अगर आपने किसी के साथ कोई बात तय भी की हुई है, पर उसकी कोई वैलिडिटी है नहीं, ठीक है ना, तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी भी नहीं है, वो खत्म है। अच्छा,
वॉइडेबल का क्या सीन है कि वॉइडेबल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कैंसिल हो सकता है, हुआ नहीं है। जब तक कैंसिल नहीं हुआ तब तक वो वैलिड है। जब तक कैंसिल नहीं हुआ तब तक वो क्या है बेटा? वैलिड। क्या ये क्लियर है? आ रहा है ये समझ में? जब तक कैंसिल नहीं हुआ तब तक वो वैलिड है। ठीक बात है? तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ceases टू बी enforceable बाय लॉ, ठीक है, व्हेन इट लूजेस enforceability। एनफोर्सेबिलिटी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एक एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना क्या हो गया बेटा? इम्पॉसिबल। तो क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया तो वो बेटा क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्या है क्लियर है? आ रहा है समझ में? हेलो? ठीक है। चलो, फिर क्या बेटा? एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है एक पार्टी के ऑप्शन पर दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर नहीं। एक के ऑप्शन पर कैंसिलेबल है, दूसरे के ऑप्शन पर कैंसिलेबल नहीं है, वो क्या हो गया बेटा? वॉइडेबल। ठीक है। वॉइड जो है उसकी, जो वॉइडेबल है वो उसकी एनफोर्सेबिलिटी निर्भर करती है एक व्यक्ति के एक्शन पर। चाहे तो वो कैंसिल कर ले और चाहे तो वो इसको वैलिड रहने दे। आ रहा है क्लियर है? ठीक है। सर वो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसको ऑफर किया गया, जिससे एक्सेप्टेंस ली गई, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस अपन लोगों ने गन पॉइंट पे ले ली, या उसको जबरदस्ती फोर्स करके, मेंटली फोर्स करके, झूठ बोल के, किसी भी तरीके से सर कैंसिलेबल है। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। है ना? रीजन वॉइड होने के कई रीजन है। कानून चेंज हो गया, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए कि भैया वो इम्पॉसिबल हो गया। और ये क्या है? वॉइडेबल यूजुअली अराइजेस व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, या एक पार्टी जो है वो टाइम पर परफॉर्म नहीं कर पाई। ये सब कारण हो सकते हैं काहे के बेटा? वॉइडेबल होने के। फिर क्या है? परफॉर्मेंस। वंस इट इज वॉइड, मतलब अगर वॉइड हो गया तो वो परफॉर्म ही नहीं सकता, क्योंकि बचा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है वो। लेकिन वॉइडेबल क्या है? अभी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन वो खत्म हो सकता है। तो अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी किसको बोलते हैं? दुखिया, जिसके साथ गलत हुआ है, अग्रीव्ड पार्टी। तो अग्रीव पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करती या कैंसिल नहीं करती विद इन रीजनेबल टाइम, तो फिर तो दोनों पार्टीज बिल्कुल वैसे परफॉर्म करेंगी जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल के साथ सीन ये है कि वो अभी तक वैलिड है, हुआ ही है। ठीक है ना? राइट्स। तो इसमें कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलती। किसमें बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है? खत्म हो गया ये तो। लेकिन इसमें क्या होता है? अग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी वो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को विद इन अ रीजनेबल टाइम, इफ नॉट रेस्किंड नहीं किया गया। रेस्किंडेड का मीनिंग लिख लेना है, बहुत सारे लीगल टर्म है जिसके मीनिंग आपको प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे। रेस्किंडेड मतलब कैंसिल करना, रेस्किंड वर्ड का मतलब होता है कैंसिल करना। नोट कर लो। रेमेडी मतलब? रेमेडी का मतलब होता है उपचार। मतलब जैसे कुछ गलत कर दिया तो फिर अब उसकी रेमेडी क्या है, उसको ठीक करने का क्या तरीका है? दैट विल बी रेमेडी। अग्रीव्ड मतलब कि जो व्यक्ति के साथ गलत हुआ है ना, अग्रीव्ड पार्टी। कौन है अग्रीव्ड पार्टी? जो पार्टी जो गलत नहीं है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो पार्टी कौन है? अग्रीव्ड पार्टी। आमतौर पर केस कौन करता है? अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है बेटा? चलो, अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। किसी कानून में कोई एक एक्ट अगर मना है, फॉरबिडन का मीनिंग लिख लो, मना। शुरू में बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखने पड़ेंगे, आप इसको बहुत प्रॉपरली लिख लेना। है ना? मना। फॉरबिडन का मतलब होता है मना होना किसी भी चीज का। किसी भी चीज का फॉरबिडन होना यानी कि मना होना। ठीक है? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरबिडन है, इट इज नॉट ओनली अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल तो वो है ही, पर उसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। अगर मान लो क्या किया गया, आपने वो किया, तो फिर आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। मतलब समझ में आ रही है बात? कोई भी एक्ट जो कानून ने मना किया है और वो पनिशेबल भी है, इसका मतलब कि वो क्या है? बेसिकली इलीगल दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है।
ठीक है ना? तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पनिशमेंट फॉर दोज हु एंटर इनटू इट। सारे इलीगल वॉइड है, बट सारे वॉइड इलीगल नहीं, ये नोट कर लो सबसे पहले तुम, है ना? ठीक है ना? तो देखो एक चीज समझो, अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल है ना, तो वो वॉइड है। पर सिंस वॉइड किसी और कारण से भी हो सकता है, तो ज्यादा ब्रॉड एरिया किसका हो गया बेटा? वॉइड का। ऐसे समझो कि ये सारे अग्रीमेंट्स वॉइड है, तो इसके अंदर कुछ अग्रीमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? इलीगल। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जो सिर्फ वॉइड है पर वो इलीगल नहीं है। क्या क्लियर है ना? देखो एग्जाम्पल, एक लाइन लगे, बोथ इलीगल एंड वॉइड अग्रीमेंट्स आर अनएनफोर्सेबल। मतलब एनफोर्सेबिलिटी तो नहीं है ना? एनफोर्सेबिलिटी तो नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है? पर इलीगल जो है ना, उसमें लीगल पेनल्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसका मतलब क्या है? कि जो इलीगल है उसके परिणाम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी को पिटवाने का, तो पिटवाना किसी को क्या है, लीगली वो है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा ही होगा। उसके लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा। क्या है, क्लियर है? ठीक है ना? चलो, फिर क्या है? वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि इमोरल हैं या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, वो सारे क्या होंगे बेटा? इलीगल। इफ आर अग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर, एक बैंड ड्रग है ना? तो ये ड्रग व्रग खरीदने का अगर आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा बेटा? दिस इज एन इलीगल। बोलो, यहां तक का है क्लियर? ठीक है ना? चलो, तो अब अपन लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं बेटा किसमें, वॉइड और इलीगल। तो देखो सबसे पहली बात तो, वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। इलीगल है तो वॉइड है, और वॉइड है तो जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, अगर आपने किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई कभी जीवन में शादी मत करना, ये एग्रीमेंट वॉइड है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन इलीगल नहीं। लेकिन अगर मान लो कि क्या होता है, मार पिटाई का, किसी का कत्ल करने का, ऐसे टाइप के अगर आपने एग्रीमेंट किया, तो उसके साथ क्या होगा? वेरी गुड। फिर क्या है? ये फॉरबिडन नहीं है वॉइड एग्रीमेंट, बट इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। और ये क्या है? ये फॉरबिडन है। हाँ, लेकिन ये मना है कानून, मतलब ये फॉरबिडन नहीं है तो भी मना है, तो भी वॉइड है, होता है। पनिशमेंट, इसमें कोई पनिशमेंट की बात नहीं की गई है, पर इसमें नॉर्मली क्या की बात की गई है बेटा? पनिशमेंट की। क्लियर? फिर वॉइड का जो कोलैटरल, वो जरूरी नहीं है कि वॉइड हो, पर इलीगल का कोलैटरल हमेशा वॉइड होता है। अब ध्यान से समझो, कोलैटरल का क्या मतलब होता है? कोलैटरल सपोर्टिव। मैंने घर खरीदा, घर खरीदना एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो कि मैं लोन ले रहा हूँ उस घर के लिए, तो ये सेम कॉन्ट्रैक्ट हो कि दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए? दो अलग अलग हुए, पर ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना बेटा, वो एकदम अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड कर रहा है। घर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लोन पर। तो लोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया बेटा? कोलैटरल। समझ आ रही है बात? तो अगर घर खरीदना इलीगल है, तो बेटा उस घर को खरीदने के लिए लोन लेना भी क्या हो जाएगा? इलीगल। जो एक्टिविटी है वो भी गड़बड़ है, और जो अ, मतलब उसका साथी जो है वो भी गड़बड़ है।
जो जुर्म कर रहा है वो तो गड़बड़ है ही, और जुर्म का साथ देने वाला भी क्या है, गड़बड़ है। ठीक है ना, तो वॉइड ही है कि नहीं। पर इलीगल को सपोर्ट करने वाला अग्रीमेंट वो क्या है, वो भी वॉइड है। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लो कि मैंने किसी के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, और उसके लिए उसने लोन लिया, तो वो लोन का कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड है, और वो कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, इनवैलिड है। ये इलीगल वाली स्थिति में बता रहा हूँ। और अब देखो, ये शादी करने से रोकने वाला अग्रीमेंट है कि भैया मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम किसी शादी मत करना। ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो तुमको 1 लाख रुपए देने के लिए मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया। समझ ना रहे। यहाँ पर ये जो शादी से रोकने वाला अग्रीमेंट है ये वैलिड, वॉइड के कोलैटरल वैलिड है, इलीगल के कोलैटरल इनवैलिड है। नोट कर। वॉइड के कोलैटरल वैलिड है बेटा। यहाँ तक करेक्ट कर लो एक बार। कर लिया। चलो, अब क्या बोल रहे हैं, अनएनफोर्सेबल। बेटा अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या है। अब देखो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कैंसिल होता है तो वो अनएनफोर्सेबल हो ही जाता है ना। समझ में आ रहा है, तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी कुछ है ही। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वैलिड इन सब्सटेंस बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। किसी टेक्निकल डिफेक्ट के कारण वो क्या हो जा रहा है बेटा, इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो जैसे कि मान लो राइटिंग में होना है या रजिस्टर होना है, याद है अपन लोगों ने किया था ऐसा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे, जो इमूवेबल, चलो बता ही दिया मैंने। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका क्या होना होता है, रजिस्टर होना जरूरी है। दूसरा एक और बताया था, स्पेशल फॉर्मेलिटीज लगती हैं जिसमें। देखो सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ऑफर एक्सेप्टेंस से बन जाता है। जब मैं अपनी कार बेचने की बात कर रहा हूँ, बात कर ली और हो जाता है वैलिड। समझ रहा है, कोई भी चीज बेच रहे हो या कुछ भी, तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन। कुछ में क्या लगता है कि भैया ये काय में होने चाहिए, राइटिंग में। नहीं हुए तो ये वैलिड नहीं हुए। ये है, पॉइंट ये है कि वो वॉइड नहीं है। ध्यान से सुनो, एक अपन ने पढ़ा कि भाई उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं होंगी तो वो इनवैलिड है, और एक है कि जब तक ये काम हो नहीं जाएगा तब तक वो अनएनफोर्सेबल है। मतलब उनको आप क्या नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात। कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन सब्सटेंस वैलिड है, जैसे मान लो मैं घर खरीदने का या गाड़ी वाड़ी ऐसा का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, वो वैलिड है, बातचीत हो गई ना। लेकिन अभी आप एनफोर्स नहीं कर सकते जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए या जब तक वो राइटिंग में ना हो। तो अगर वो राइटिंग में नहीं है या ऐसा कुछ है तो अपन बोलते हैं कि भैया अभी इसमें क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट है अभी। आ रहा है ये समझ में।
बोलो। ठीक है। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो वैलिड होते हैं इन सब्सटेंस बट उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड। ठीक है ना? और इट इज टाइम बार्ड। ठीक है ना? मतलब टाइम बार्ड हो या ना हो, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? पॉइंट ये है कि अभी इस पर आप केस नहीं कर सकते हो, बस। ये क्लियर है? सर, ठीक है, चलो देखो जैसे देखते हैं। जैसे बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2018 पर मेड नो 22 में बी ने ए पे केस करने की कोशिश की, कितने साल के बाद बेटा? 4 साल के बाद। अच्छा, यहां पर एक बात सुन लो, लिख भी लो। ठीक है? क्लियर है? नोट करते जाओ। इसका रोल है ना एक्चुअली में कुछ सेक्शंस पे। ठीक है? तो लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है, वो क्या कहता है कि भैया अगर 3 साल से ऊपर हो गए ना आमतौर पर, तो एनफोर्सेबिलिटी इन जनरल किसी भी चीज में, हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, साल से ऊपर हो गए। जैसे आपने किसी को उधार दी, आप वापस मांगने में लेट हो गए, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। याद रखना, मुझे पैसा वापस मांगना था, उस दिन के बाद मैं अगले पे केस कर सकता हूँ। मैंने केस नहीं किया, 3 साल हो गए, तो जनरल टाइम पीरियड एक 3 साल है ना, आफ्टर 10 ईयर्स। तो तो अब मैं केस नहीं कर पाऊंगा, इसको कहते हैं टाइम बार्ड हो जाना। समझ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? टाइम बार्ड डेट। तो उसी का एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है बुक में। समझ रहे हैं? द क्लेम इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट ऑल्दो द डेट वाज वैलिड। बी कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकता। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? अनएनफोर्सेबल। क्लियर है बताइए? कोई डाउट है इसमें? अदर इंस्टेंसेस, an agreement for transfer of immobile relevant law, if not done it cannot be enforced in the court। रीड करो प्रॉपर, एक भी डाउट हो ना तो वो पूछो, बहुत बुरी है। क्लियर है? करो रीड, पूछो। हम्म। उसने गुड्स खरीदे, पैसे नहीं दिए, 4 साल तक नहीं दिए, 4 साल बाद क्या वो केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि 3 साल बाद केस करने का पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर रिटर्न और साइन करके वो दे दे तो फिर वो केस कर भी पाएगा। आ रहा है समझ में? यानी पूरी तरीके से इनवैलिड नहीं हुई है सिचुएशन, लेकिन केस नहीं कर सकता वो। क्लियर है? ठीक है, चलो और पढ़ते हैं अपन लोग टाइप। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म की टाइप है। ठीक है ना? ये एक और टाइप है, ये क्या टाइप है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना जिस तरीके से, उसके हिसाब से जो अंतर आता है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बोल के या लिख करके जो बनता है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बोल करके, लिख करके, रिटर्न, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आ रही है बात? पर कई बार ऐसे हुआ तो भी लीगली बाउंड है दो लोग। आ रहा है समझ? वर्ड्स का यूज नहीं है, फिर भी लीगली बाइंड हो गए अपन। अब देखो एक चीज समझना, बस जाती है पर्टिकुलर जगह पर, तो आप आमतौर पर नोटिस करोगे कि भाई आप बस स्टॉप पे खड़े हुए, बस आई, आप बस में चढ़ गए, ऑफर है। आपका बस में बैठ जाना एक तरीके से क्या है? एक्सेप्टेंस। अब आपको क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। पॉइंट समझ रहे हो आप? ऐसे इसको बोलते हैं इंडिया पैकेट। आप एटीएम से पैसे निकालते हो, वो भी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है? पर उसमें आप ना बोल रहे हो ना लिख रहे हो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं टैकेट। ठीक है बेटा, उसको एक्सप्रेस बोलेंगे, बिना वर्ड्स के हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्लाइड। क्लियर है ये फीचर्स? ऑल टर्म्स आर एक्सप्लिसिटली कागजबाज होती है कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती है वो पूरा पूरा बताती है कि देखो भैया मैं ये करूंगा, तुम ये करोगे। राइट्स एंड लायबिलिटी भी तो डिस्कस होती है ना। ठीक है? कोई भी होता है, ये वर्बल अग्रीमेंट में, फोन कन्वर्सेशन में पूरी बात की जाती है कि भाई चलो ठीक है अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन तुम ऐसा कर लेना, तुम ऐसा कर लेना, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। आमतौर पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सप्रेस वाले हैं। क्लियर है? पर ये मत समझना कि होते हैं। क्लियर है? Example, A tells B on the phone that he offers to sell his house for 20 lakh. He accepts the, B क्या बोल रहा है? भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑफर। द प्रपोजल आर बोथ मेड इन वर्ड्स। क्या क्लियर है?
ठीक है। इम्प्लाइड, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीकेशन से एग्जिस्टेंस में आ जाता है, यूजुअली फ्रॉम द एक्शंस और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या तो जिस तरीके से वो इनका कोर्स ऑफ डीलिंग है उसी में हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जैसे कि मान लो कि भाई अखबार ले रहे हैं अपन, तो एक बार अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बार बार रोज थोड़ी बोलते कि भैया आज अखबार दोगे क्या। अरे ऐसा नहीं। तो वो ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई रोज आप ऑफ वो अखबार डिलीवर करोगे ही करोगे। अरे ऐसा नहीं, वो इम्प्लाइड हो जाता है एक तरीके से। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत ऑटोमेटिक है, वहां पर ये बात इम्प्लाइड है कि ऐसे ही होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे एम्प्लॉयड मतलब तो हाँ, टर्म का मतलब क्या एम्प्लॉयड? इम्प्लाइड का मतलब ये होता है, देखो, इम्प्लाइड का मतलब होता है कि हम बताएंगे नहीं, तुमको खुद से समझना पड़ेगा। एक तरीके से इसके और भी टर्म्स है। इन्फर करना, इन्फर, समझ में आ रहा है ना? इन्फरिंग, इम्प्लाइंग, ये एक तरीके से है। ठीक है। तो इम्प्लाइंग, इसका एग्जांपल समझो। अब आजकल तो खैर कम ही होता है ना? पहले जगह जगह पर ना वो शू पॉलिश करने वाले बैठते थे। ठीक है ना? तो शू पॉलिश करने वाले के पास ना एक लोहे का एक पर्टिकुलर वो चीज रहती थी। ठीक है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति आया और उसने वो लोहे के उस पर पैर रखा, तो ये एक तरीके से इम्प्लाइड ऑफर है कि भैया मेरे शू पॉलिश करो। तो सामने वाला जो है वो क्या कर दे रहा है, वो शू पॉलिश कर देगा। ये क्या हो गई, एक तरीके से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है? तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं कह रहे पैसे की बात ही नहीं हुई थी या ये और वो, तो बोले कि नहीं यार हमको लगा ये फ्री सर्विस है, ये सब नहीं कर सकते आप, आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि कूली आया, क्या किया उसने, और सामान उठाया लेके जाने लगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो क्या हुआ, सामान उठा करके लेकर के जाने लगा, कोई बात नहीं हुई, तो क्या है वो? ये कहलाता है इम्प्लाइड ऑफर और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। उसने आपका सामान उठा करके लेकर के जाने लगा, ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। आप उसके पीछे भी चलने लगे, आपने मना नहीं किया, ये क्या है, आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है इम्प्लाइड का मतलब? आ रहा है समझ में, है ना? ठीक है। तो व्हेन अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। क्या फीचर्स है? पार्टीज डू नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट टर्म्स इन राइटिंग और स्पीच। तो लोग ऐसे एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और द सिचुएशन इंडिकेट इटसेल्फ दैट अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। सिचुएशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ऑफर कर रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है? जैसे ये देखो, कूली जो है यूनिफॉर्म में है, प्रॉपर उसने ए का लगेज उठाया बिना पूछे, और ए जो है वो उसको ले जाने दे भी रहा है। तो ये क्या है बेटा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बाय एक्सेप्टिंग कुलीज हेल्प, ए एंटर्स इनटू एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू पे फॉर द सर्विस। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पे नहीं करूँ, यू हैव टू पे। क्या ये क्लियर है ना? ए रेस्टोरेंट में गया और उसने कॉफी ऑर्डर करी और पी ली, ये भी क्या है, देखो क्या है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस ना, बहुत मेजर बाइफरकेशन नहीं। एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते हैं और किसी भी एग्जाम्पल में आप ये लेकर के आ सकते हो कि अरे ये तो एक्सप्रेस होगा, हो सकते हैं एक्सप्रेस। अरे सुन, आप बस इस बात को समझो कि कानून जो है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लीगल वैलिडिटी दे रहा है। तो आप इस बात में मत फंसो कि कोई चीज इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस है। आप इस बात को समझो कि कानून क्या बोल रहा है, कि अगर इम्प्लाइड भी है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में है। एनफोर्सेबिलिटी इम्प्लाइड वालों को भी मिल रही है। कोई चीज इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस है, इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता। क्या ही क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना? देर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ए विल पे ऑफ फॉर द कॉफी। टैकेट और इम्प्लाइड में कोई खास फर्क नहीं है। आ रहा है समझ? ये सेम ही है। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये सेम है दोनों। ठीक ठीक ठीक, है ना? तो टैकेट का मतलब होता है साइलेंट,
टैकेट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट स्पोकन और रिटन वर्ड्स। देखो बिल्कुल सेम बात है, कोई अंतर नहीं। क्या क्लियर है ना? की पॉइंट्स। नॉट अ सेपरेट कैटेगरी इन लॉ बट इज जनरली टर्म्ड, सॉरी, ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कोई अलग से कैटेगरी नहीं है लॉ में, लेकिन ये जनरली ये सारे क्या है, इम्प्लाइड वाले हैं। कोई कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, पर फिर भी जो एक्ट और सिचुएशन है वो क्या बता रही है, अग्रीमेंट। तुम किसी दुकान में खड़े हो, तुमने ऐसे डब्बा खोल करके एक टॉफी खा ली, दिस इज व्हाट, इम्प्लाइड अग्रीमेंट या टैकेट अग्रीमेंट। क्लियर है? जैसे एटीएम से कैश विड्रॉ करना, वो क्या है बेटा, टैकेट। ऑक्शन सेल, ऑक्शन मतलब पता है? ऑक्शन का मीनिंग लिख लेना, नीलामी। नीलामी में वो एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं, 1 2 3 बोल करके, है ना? समझ में आ रहा है? वो थोड़ा ऐसे 3 बार पटकेंगे तो क्या होगा, कि भाई एक्सेप्टेंस हो गई। ऑक्शनियर्स हैमर फॉल्स, a tacit acceptance of the highest bid occurs without extended verbal exchange। तो ऐसे कोई बात नहीं हो रही है ऑफर एक्सेप्टेंस की, लेकिन वो इन्फर्ड किया जाता है उससे। क्या ही क्लियर है बेटा? ठीक है ना? अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्वाजी एक जेनरिक वर्ड है जो बहुत सारी जगहों पर यूज होता है बेटा। आ रहा है समझ में? ठीक है। क्वाजी जो है वो एक जेनरिक वर्ड है जो कई जगह पर यूज होता है। अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ ट्रू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क्वाजी वर्ड की बात क्या है? क्वाजी जब भी अपन लगाते हैं ना, तो अपन लोग उसको बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स तो रखता है लेकिन पूरी तरीके से है नहीं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि कोई एक सिचुएशन जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसी है लेकिन पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई एक रोबोट है, तो कोई रोबोट एआई से इतना ज्यादा वो एनरिच हो गया कि अपन उसको क्या बोल सकते हैं, क्वाजी ह्यूमन। मैं आपको क्वाजी वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? कि अ, कोई भी एक चीज जो दूसरी चीज को रिजेंबल करने लगे लेकिन वो हो ना। ठीक है ना? जैसे कोई प्लास्टिक प्लास्टिक की चीज है, समझ में आ रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल एकदम खाने के लेवल पर चली जाए, पर फिर भी वो खाना तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अपन उसको क्या बोलने लग जाएंगे कि ये कॉजी है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो आप समझ रहे हो कॉजी का मतलब? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ये क्लियर है? ठीक है, ध्यान से समझना। ये बनते हैं कानून के ऑपरेशन से टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट और अनफेयर गेम। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाते बनाते कानून बनाने वालों को लगा कि अरे यार, कुछ ऐसी चीजें भी हम जनरल भले की इंक्लूड कर दें जिससे लोगों का भला हो जाए। क्लियर है? तो क्या हुआ, उन्होंने देखो कैसे करी चीजें इंक्लूड। उन्होंने कहा कि जैसे आपको मान लो पड़े हुए कहीं पर किसी के कोई गुड्स मिल जाए, आपको कभी भी अगर कोई ऐसी चीज मिल गई जो किसी दूसरे व्यक्ति को बिलोंग करती है, तो कानून ने बोला आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। उनको ये कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट, बोले आपको रीजनेबल कोशिश करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को वो सामान लौटाने की। मत उठाओ। आप पॉइंट समझ रहे हो? कहीं कोई चीज पड़ी मिली, मत उठाओ, चले जाओ, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। बट अगर आपने किसी और को बिलोंग करने वाली चीज उठा ली, अपने पोजेशन में ले ली, तो फिर कानून का कहना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। आपने किसी को ऑफर नहीं किया, किसी ने कोई कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है नहीं। क्योंकि एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा कैसे, ऑफर और एक्सेप्टेंस। और ये तो क्वाजी वाला है, तो ये कोई फॉर्मल आपका ऑफर एक्सेप्टेंस से नहीं बना। पर फिर भी क्या है ये एक कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात? जो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करता है बट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये आपको सिर्फ ड्यूटी देता है। समझ में आ रही है बात? मतलब आपके ऊपर ड्यूटी है कि भैया ये काम क्या करो, निभाओ।
ये है क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? द लॉ इम्पोजेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस इवन वेन इवन वेयर देर इज नो म्यूचुअल कंसेंट। कोई ऐसी एक्सेप्टेंस की बात नहीं हुई, फिर भी आपके ऊपर क्या आ गई बेटा? ऑब्लिगेशन। किस बात की ऑब्लिगेशन आ गई? कि निभाओ। की फीचर्स: नो रियल ऑफर और एक्सेप्टेंस। कोई रियल ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं है। द लॉ ट्रीट्स द सिचुएशन एज इफ देयर वर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फेयर टू द, मतलब कोई रियल ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं है। कानून ने सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट की तरह। इसका मतलब क्या है पता? जैसे कि आपके ऊपर बोला कि भैया उसको रीजनेबली ढूंढो और अब तक पहुंचाओ, नहीं पहुंचा है तो आपके ऊपर एक्शन इस तरीके का बनता है जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ा। ये लास्ट चैप्टर है अपना, ये पूरा चैप्टर है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको किसी की कोई चीज पड़ी मिली, आप उसको यूज करने लग गए, आपने लौटाई नहीं। फिर मान लो ट्रू ओनर है, उसने देखा, तो वो आपके ऊपर केस करेगा कि भैया ये हमारी चीज है। और आपके ऊपर वो केस ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ा। क्या है? क्लियर है? आ रहा है ये समझ? ठीक है ना? ऐसा। चलो, फिर क्या है? एग्जाम्पल 28। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स मस्ट रिटेन देम, रिटर्न देम टू द ट्रू। मतलब अगर आपको किसी के गुड्स मिले तो आप उसको ट्रू ओनर को लौटा दो। अ पर्सन हु रिसीव्स मनी बाय मिस्टेक मस्ट repay it। क्लियर है? There is no actual contract between the parties, but the law creates right and obligation to avoid unjust enrichment। क्लियर है क्या बेटा? एग्जाम्पल 20 में टी, एक दुकानदार है, उसमें धोखे से सी के घर पे अपने गुड्स छोड़ दिए। सी ने उन गुड्स को बर्थडे गिफ्ट समझ के यूज कर लिया। अब क्या होगा? सी को पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर भी क्या होगा? आपको पे करना पड़ेगा। यहां तक का रीड कर लो एक बार पूरा। आपको ना लॉ में एक चीज समझ लो, आपको हर चीज बहुत बार पढ़नी है। समझ में आ रहा है? और सबसे मेन पता क्या होगा? कोहेसिवनेस मेंटेन करना। मतलब कोहेरेंट रहोगे आप तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका मतलब कि ये चार लाइन आपको याद नहीं करनी। समझ में आ रहा है? आपको पूरा का पूरा रिलेशनल मेंटेन करना है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब पूरा शुरू से लेकर के इधर तक का आपको पूरा एक बार में आपके माइंड में होना चाहिए। मैं ये नहीं करूँगी याद कर लो पूरा, पर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एक बार शुरू से इसको पढ़ो। समझ में आ रहा है? आप जितना इसको पहले से रीड करते करते यहाँ तक पहुंचोगे तो आपकी एक फुल पिक्चर बनेगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर ब्रॉडली आप फिर नोटिस करते हो। जैसे कि ये देखो, बेसिकली ये आपके माइंड में होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा वैलिड, फिर वॉइड, फिर वॉइडेबल, फिर इलीगल, फिर अनएनफोर्सेबल। अब फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉजी और फ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, समझ, और एग्जीक्यूटरी में यूनिलैटरल बैन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप क्या होता है तो कौन सा टाइप कहलाता है। अरे सर, भले हर एक की हर डिटेल एक बार में आपको याद ना हो, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? समझ में आ रहा? ऑफर क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्या होती है? क्लियर है? वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये सब अपन लोग ने पढ़ा, और फिर अपन लोग ने किस पे चालू हुए? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सब डिटेलिंग है इसकी। ठीक है? ई कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा अलग से टाइप नहीं है। बस आज की डेट में अपन जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो क्या कहलाता है? ई कॉन्ट्रैक्ट। आजकल साइन भी जो है वो कैसे होने लग गए? डिजिटल सिग्नेचर हो गए। समझ में आ रहा है? तो एक सॉफ्टवेयर से मिलता है, एक पेन ड्राइव सी, जो कि आपके नाम पर रजिस्टर होती है। ई कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए नोट्स में यही तो।
हाँ। हाँ, अभी इसमें से देख लो, अभी है नहीं मेरे पास, है ना। अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, ले लेंगे इसके बाद। तो अब देखो, ई कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं? व्हेन टू और मोर पार्टीज यूज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑनलाइन फॉर्म्स टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ठीक है, नोट करते जाना चीजें, है ना। फीचर्स, आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, ऑफन रेफर टू एज साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउथ क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जब आप क्लिक करते हो टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो एक तरीके से क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक। ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट प्रोसेस ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स डिजिटल। ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? तो याद रखना, ये कोई अलग सी बात नहीं है, बस ये ऑफर और एक्सेप्टेंस आपका इन पर्सन ना होकर के कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली। बहुत सारे होने लग गए इसलिए इसको एक अलग से बना दिया, बाकी ये है कुछ नहीं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। बस हो कैसे रहा है ये, इलेक्ट्रॉनिक। सर कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसिडरेशन भी आएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन। हाँ हाँ, सब आएगा, मैं अभी बेसिक बेसिक बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, पूरा चैप्टर है इसका। क्लियर है ना, फिर उसके एक्सेप्शंस भी हैं, खैर। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आपको याद अगर हो, मैंने बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट में चार पार्ट्स होते हैं बेटा। कौन से चार पार्ट्स होते हैं? समझना। ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस। ये पहले दो स्टेप में क्या बन जाता है? नहीं मतलब, इसमें सब है वो, कंसिडरेशन कंसिडरेशन सब है। यहां पर होता है कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या होता है? फिर एक पार्टी परफॉर्म करेगी, यानी निभाएगी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको, और सेकंड पार्टी निभाएगी। राइट, समझ में? इसको क्या बोलते हैं? अभी जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसके बेसिस पे मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहली दो स्टेज के बाद क्या कहलाएगा? नहीं नहीं, एग्जीक्यूटरी। कि अभी इसका परफॉर्मेंस होना है, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटेड। सिंपल टर्म का ये अपन लोग वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका, पास्ट टेंस। आ रहा है समझ में? एग्जीक्यूटरी मतलब कि अभी होना है। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरी पार्टी को परफॉर्म करना है, तो इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी के अंदर आएगा। अभी बचा हुआ है ना एक पार्टी का, इसको बोलेंगे यूनिलैटरल। यानी जब ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ तो अभी दोनों पार्टीज का बचा हुआ है परफॉर्मेंस, दोनों पार्टीज का बचा है, तो अपन इसको बोलेंगे बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। और एक पार्टी का अगर बचा हुआ है तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा? यूनिलैटरल एग्जीक्यूट। बोलो, क्लियर है? ये क्लियर है? बोलो, है ही क्लियर? तो बस यही। Contracts can also be classified based on whether the parties have already performed their promises or are yet to perform them. Executed, एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड तब बोला जाएगा जब दोनों पार्टीज ने कंप्लीटली परफॉर्म कर दिए हैं उनकी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। द कंसिडरेशन हियर इज एन एक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन डन।
ठीक है, की पॉइंट क्या है, इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट देर इज नो प्रॉमिस पेंडिंग टू बी फुलफिल्ड बाय ईदर पार्टी, ईच साइड हैज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटेड इट्स ऑब्लिगेशन। क्लियर है ना? अच्छा, जैसे कि एक ग्रोसर है, उसने शक्कर बेची कस्टमर को फॉर कैश पेमेंट। तो ग्रोसर ने शक्कर दे दी है और कस्टमर ने पैसे दे दिए, तो दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया बेटा? एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अब इसमें कुछ भी करना बाकी नहीं है। क्या क्लियर है? बोलो बोलो। फिर क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी तब बोला जाता है इफ सम और ऑल द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर येट टू बी परफॉर्म। The consideration is in the form of reciprocal promises. Each party's promise is yet to be carried out in the future. Clear? In an executory contract, the performance has not been completed. One or both parties must still fulfill their obligation. क्लियर है? एग्जीक्यूटरी में पार्टीज का क्या बचा हुआ है? ऑब्लिगेशन बचा हुआ है। ठीक है, जी अग्रीज टू गिव ट्यूशन टू एच फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अग्रीमेंट आज हो गया, बट इसका परफॉर्मेंस अभी बाकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है बेटा? एग्जीक्यूटरी। जी हैज नॉट स्टार्टेड गिविंग लेसन, एच हैज नॉट स्टार्टेड पेइंग। रिजल्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एग्जीक्यूटरी। बोथ ऑब्लिगेशंस आर सेट टू हैपन इन द फ्यूचर। क्लियर है? ठीक है बेटा। यूनिलैटरल और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। Unilateral or bilateral are kinds of executory. They are not separate classes on their own, but subtypes based on who still has to perform. यूनिलैटरल क्या होगा? एक पार्टी ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, जबकि दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी बची हुई है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड इन टर्म्स ऑफ पेंडिंग परफॉर्मेंस बिकॉज ओनली वन पार्टी स्टिल नीड्स टू एक्ट। बोलो, है ये क्लियर? ठीक है। तो जैसे एम ने एडवर्टाइज किया तो 50,000 रुपये देगा वो किसको? जो भी उसके गुमे लड़के को ढूंढ के लाएगा। बी को मिल गया और वो ले आया। बी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, एम इज नाउ obliged टू पे द रिवॉर्ड। एक ने अपना काम कर लिया, दूसरे का बचा है। ये क्या कहलाएगा बेटा? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, क्या ही क्लियर है? डाउट है तो बता देना, कहीं फास्ट हो जाता है या कहीं स्लो हो जाता है तो फिर वो बता देना। ठीक है। एक ही चीज पे खूब सारा डिस्कशन होता है, रिपीटेड अगर होता है तो फिर वहाँ थोड़ा सा फास्ट ऑटोमेटिकली होता है। पर अगर नहीं आया समझ में तो पूरा डिस्कस करना साथ में। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब bilateral contract. In a bilateral contract, the obligations of both parties are outstanding. Each side has yet to perform some part of the contract. मतलब दोनों पार्टीज को बचा हुआ है काम। आ रहा है समझ में? बोथ द पार्टीज स्टिल ओ समथिंग टू ईच अदर, मेकिंग इट टू साइडेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। है ना? जैसे कि ए promises to sell his plot to B for rupees 10 lakhs. B pays only 2.5 lakhs as an advance payment and promises to pay the balance next Sunday. क्लियर है? ए अपना प्लॉट बेच रहा है, 2.5 लाख उसने एडवांस ले लिया, बाकी का नेक्स्ट संडे दे देगा। और ए ने पोजीशन दे दिया एंड प्रोमिसेस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड। बोला जब पूरे पैसे जाएंगे तब मैं सेल डीड एग्जीक्यूट करूंगा। तो दोनों के पार्ट से कुछ कुछ बचा हुआ है, ये क्या कहलाएगा बेटा? बायलैटरल
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं। ये क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा देखो, अपन लोग ना बहुत टेक्निकल लेवल पर करते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है? और अ, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, मार्च आर्च के आसपास क्या होता है ना, मार्च के एंड में या अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल के टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडमिट होते हैं। ठीक है, तो अभी जो तुम लोगों को अटेंशन मिलेगा ना पर्सनल, वो बहुत ही अलग लेवल का है। यानी अभी तुम जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो, जो भी सारी चीजें हैं। ठीक है ना? तो पूरा वो डिस्कशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो अभी तुम लोग जितना फायदा उठा सकते हो वो उठा लो। अभी हम लोग बहुत फास्ट भी चल सकते हैं अगर तुम उसको थोड़ा बहुत घर में भी कवर करके आओगे। क्लियर है? देखो, कंपटीशन तभी आता है जब बहुत सारे लोग हों और वो बहुत सारी चीजें हों। पर आप इसका फायदा समझो। आ रहा है समझ में? ये सबसे वो वाला टाइम होता है, मतलब जनवरी फरवरी में लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ऐसा वाला टाइम होता है जिसमें कि तुम पूरा टाइम भी ले सकते हो, सारा कुछ ले सकते हो। एक बार अप्रैल स्टार्ट हुआ, खैर तुम लोग का तो मई में पेपर ही होगा। मई में है ना तुम्हारा भी? हाँ। तो उसके बाद फिर टाइम जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। 11 12 वाले भी होते हैं, तो मतलब मेरा टाइम सवेरे 7:30 बजे से लेकर के पूरा 8 बजे तक पूरा पैक हो जाता है। बीच में 1 घंटा मिलता है खाना खाने का। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी जितनी चीजें कवर कर सकते हो वो कर लो। राइटिंग प्रैक्टिस में अगर तुमको कुछ पूछना है तो अपना आंसर चेक कराना है। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम जो है वो खाली रहता है, तो तुम बहुत फायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलो ओवर।